Once again, good morning, and our today's topic is importance of study skills. Before starting our topic, I would like to explain you what is the exact meaning of skill. What is the meaning of skills? Skills का मतलब क्या होता है? मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहा गया है कि दोनों लैंग्वेजेस करने के लिए, बट आई वुड लाइक टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज ताकि सब लोग समझ सके। स्किल का मतलब ये है कौशलता, निपुणता। आप में जो भी हुनर है, आपके अंदर जो एक्टिविटीज है, उनमें आप कौशल हो तो ही वो एक्टिविटी। प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। निपुणता, कौशलता, जब तक आपके अंदर जो हुनर है उनमें आप उनमें कौशल नहीं है, तो आपके वो हुनर, आपकी वो एक्टिव हेलो मैडम, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। करो ना मैडम। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैडम आप अनम्यूट कीजिए। मैडम आपके साइड से सब लोग को म्यूट कीजिए एंड अलाउ पार्टिसिपेट। सर मैंने म्यूट किया है, बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों बहुत आवाज आ रही है। हाँ, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। now am I audible? Am I audible now? Yes madam. Okay, so yes, so it is very necessary to be skilled. So इससे रिलेटेड मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ 2 मिनट में, कि जिससे हमें समझ में आए कि स्किल्स क्यों जरूरी है, why it is very necessary, और what is the importance and what importance in our life, being skillful in every field of our life. तो एक किसान था जो कि हल जोत रहा था खेत में, और फिर हल जोतते जोतते उसको कोई चमकती हुई चीज अपने खेत में मिली, जो कि उसने उठाई और उसने उठाकर उसे परखने की कोशिश की, पर क्योंकि वो परखने में माहिर नहीं था कि वो क्या चीज है, तो उसने उस चीज को उठा के घर जाके अपनी वाइफ को दिखाया कि देखो ये कुछ चमकती हुई चीज मिली है मुझे, क्या ये कोई कीमती चीज है जिसे बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं और अपने लाइफ के दिन जो है वो अच्छे कर सकते हैं। पर क्योंकि उसकी वाइफ भी स्किल्ड नहीं थी उसे परखने के लिए, तो उसने भी परखने की जांच करने में उसे तकलीफ हुई और उसने कहा कि नहीं, कोई ये कीमती चीज नहीं है, और उसने वो एक चमकता हुआ पत्थर समझ के उसे फेंक दिया उठा के। वो पत्थर किसी बच्चे के हाथ में लगा, क्योंकि वो भी स्किल्ड नहीं था, इसलिए वो नियर बाय शॉपकीपर के पास गया और उसे जाके दिखाया। जब उसने ये देखा तो वो शॉपकीपर भी उसमें स्किल्ड नहीं था, तो उसने भी उठा के फेंक दिया, और इस तरह से वो घूमता घूमता पत्थर न जाने कितने हाथों में भटकता रहा, और एक दिन एक कचरे वाली जो कूड़ा उठाती है उस बुढ़िया औरत को मिल गया। क्योंकि वो बहुत सारा कचरा उठाने की आदी थी तो उसे थोड़ी बहुत परख थी, पर वो प्रोफेशनल नहीं थी, वो सर्टिफाइड नहीं थी ये डिक्लेयर करने के लिए कि ये हीरा है या कोई कीमती चीज है। तो उसने एक जौहरी के दुकान पे जाकर उसे वो दिखाया और सोचा कि इसे बेच के अपने दिन अच्छे करूंगी। पर जौहरी के मन में लालच आ गई और उसने कहा कि ये बुढ़िया उसका क्या करेगी, और इसे ये कह देता हूँ कि ये हीरा नहीं है और ये ऐसे ही कोई पत्थर है, और फेंक देता हूँ, और जब ये चली जाएगी तो मैं इसे उठाकर अपनी दुकान में बेचूंगा। और उसने ठीक उसी तरह से किया। पर इस बीच में जब तक वो पत्थर उठाए उठाए, तब तक वो पत्थर किसी और के हाथ में लग गया, वो जौहरी के हाथ में नहीं आया। और जब ये पत्थर किसी फिर अनजान आदमी के हाथ आया तो उसे बहुत दुख हुआ उस हीरे को, कि मानो कि मैंने चलो कि ठीक है, किसान, उसकी पत्नी, शॉपकीपर, बच्चे ने मेरी कदर नहीं की, वो नहीं जान पाए क्योंकि वो माहिर नहीं थे, उनमें कौशलता नहीं थी मुझे पहचानने की, उसमें हुनर नहीं था। पर तो मुझे उतना दुख नहीं हुआ, उन्होंने मेरी कदर, मेरी वैल्यू नहीं की और मुझे फेंक दिया। पर जब जौहरी ने, जो कि इतना स्किल्ड है मुझे परखने में, उसने मुझे उठा के फेंक दिया, तो मुझे इस बात का बहुत गम है कि जब जौहरी ने ही मेरी वैल्यू नहीं की, मेरा इम्पोर्टेंस नहीं जाना, तो फिर अब ना मुझे
मैं एक सही जगह पे जड़ सकूंगा, ना मेरी कोई सही कीमत देगा। तो ठीक उसी तरह से हमारे अंदर बहुत सारे खजाने भरे हुए हैं, बहुत सारे पर्ल्स हैं, बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें हैं, जिनको परखना, जांचना हमारा काम है। हमें जौहरी बनना है और हमारी स्किल को हमें जाना पहचाना जाएगा। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पेरेंट्स भी हमें पहचानते हैं और उन्हें पता होता है कि हमारे अंदर कौन-सा हुनर है, किस चीज़ में हम कौशल है, किस चीज़ में हम निपुण हैं। पर हम हमारे ध्यान न देने के कारण, यहाँ-वहाँ अपना ध्यान भटकाने के कारण, फ़ोकस न होने के कारण, अटेंटिव ना होने के कारण, सेल्फ डिसिप्लिन ना होने के कारण, गोल कीप नहीं होने के कारण, हम उन चीज़ों को गँवा देते हैं और हमारे उन कीमती खजानों की, कीमती पत्थरों की कोई वैल्यू और कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता लाइफ में। ना हम अपने उन खजानों को किसी अनमोल चीज़ों की अनमोल क्राउन में उसे जड़ सकते हैं और ना ही उसकी कोई कीमत दे पाता है, ना हम उसकी कीमत चुका पाते हैं। तो ठीक इसी तरह से बहुत ज़रूरी है हमें स्किल्ड होना, ताकि हम अपने ही अंदर छुपे हुए खजाने को पहचान सकें और उसकी वैल्यू कर सकें और लाइफ में एक ऐसा डेज़िग्नेशन, एक ऐसी मंज़िल पा सकें, जहाँ पर रहकर हम ना सिर्फ़ कामयाब हो, पर कामयाबी के साथ-साथ हम खुश रहें, हम सैटिस्फाइड रहें और हमारी अर्निंग भी अच्छी रहे। तो अब देखते हैं कि ये स्किल्स हम किस तरह से डेवलप करते हैं और ये स्किल्स हमारी स्टडीज़ में किस तरह से इम्पोर्टेंट है, क्या रोल रखती है ये स्किल्स, हम ये देखेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत स्किल्ड हों अपनी स्टडीज़ में, क्योंकि इससे हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉम्पिटिशन्स को बीट कर सकते हैं, सेल्फ सिस्टम रख सकते हैं अपना, और हम अपना जब हमारे पास जब टेस्ट का टाइमिंग आता है या एग्ज़ाम का टाइमिंग आता है, तो हम अपने एंग्ज़ायटी और अपने डेडलाइन्स को फ़ियर को रिड्यूस कर सकते हैं, उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम बहुत पूरी तरह से इफ़ेक्टिव स्किल्ड रहते हैं, तो हम कम समय में बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अनजान और मूर्ख की तरह क्या करेंगे, बहुत सारा टाइम लेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ बहुत कम करेंगे, तो हमारे एफर्टलेस हो जाएँगे वो चीज़ें, वो टाइम देना, वो मेहनत करना। तो इसके लिए जो हम एफर्ट्स दे रहे हैं, गुड स्टडी स्किल्स अगर हमारी इम्प्रूव होगी, तो हम एबिलिटी जो है हमारी लर्न करने की, हमने जो भी लर्न किया, जो भी सीखा, जो भी पढ़ा, वो एबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके साथ-साथ जो नॉलेज हमने गेन किया है, वो अगर कभी किसी जगह पर हमें रिटेन करना पड़ा, यानी अब उस गेन किए हुए नॉलेज को हमें कहीं दिखाना पड़ा, कहीं हमें शो करना पड़ा, कहीं प्रेज़ेंट करना पड़ा, तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे उसमें और स्किल्ड रहेंगे कि किस तरह से टाइमिंग के साथ हम अपने कमाए हुए या प्राप्त किए हुए नॉलेज को, ज्ञान को यूटिलाइज़ कर सके जगह आने पर। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें पता होती है। हमें पता होता है हमने जो सीखा हुआ है इसका जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या था, पर हम उसे प्रेज़ेंट नहीं कर पाते, रिट्रीव नहीं कर पाते। कभी हमारे पास लैंग्वेज की कमी होती है, कभी प्रेज़ेंस ऑफ माइंड की कमी रहती है, तो कभी हम सेंटेंस नहीं फॉर्मेट कर पाते हैं और कभी हम लोग फोकस नहीं होने के कारण मेमोरी में बहुत सारी ब्रेकेज मेमोरी रहती है, पूरी फुल फ्लैश में मेमोराइज नहीं कर पाते। तो अगर हम वेल स्किल्ड होंगे तो ये चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम फेल्यूर नहीं कहलाएँगे। हम अपने टास्क में विन-विन सिचुएशन को बीट कर सकेंगे। और बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव स्किल्स डेवलप करना, क्योंकि तब हमने जो एफर्ट्स दी हुई है अपने काम को, हमने जितनी मेहनत की हुई होती है वो वर्थव्हाइल होती है। ऐसे नहीं लगता है कि हमने जो भी किया वो इन वैन था। अब इस स्किल्स को डेवलप कैसे करना है? इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए स्टडीज़ लेने के पहले आपको सोचना है, अपने आगे एक बहुत बड़ा पिक्चर बनाना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जब कभी भी अपने सेल्फ स्टडी को लेकर बैठते हैं, पहले तो वो अपने लेक्चर्स में अटेंटिव नहीं रहते हैं और अगर अटेंटिव रहे भी होते हैं, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि मैंने कौन-सा लेक्चर सुना था, कौन-सा टॉपिक था, कहाँ रिलेवेंट है। तो जब आप लेक्चर सुनते हो तो प्लीज़ मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक्स खोलकर बैठिए, ताकि आपको पता चले कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर बुक, पर्टिकुलर पेज, पर्टिकुलर लेक्चर या पर्टिकुलर जो चैप्टर लेसन है आपका, वो ये सुन रहे हैं हम लोग, ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर सके उन सब चीज़ों के साथ। और जब अब आप स्टडीज़ कर रहे हो, सेल्फ स्टडीज़, तो उससे पहले जब आप वो चैप्टर पढ़ते हो, तो उसके टॉपिक को पढ़कर 2 मिनट सोचने की कोशिश कीजिए कि ये टॉपिक में जो हमने पढ़ा है, उसमें थिंकिंग प्रोसेस कीजिए कि इसके नाम से मुझे क्या-क्या इमेजेस आ रहे हैं, मैं क्या सोच सकता हूँ, इससे रिलेटेड मैं किस इमेजिनेशन को या किस जो विजुअलाइज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ऐसे करने से आप एक बिग पिक्चर डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये टॉपिक की रिलेवेंसी क्या है। अदरवाइज़ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं,
जब वो पढ़ने बैठते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पे जाते हैं चैप्टर के, और क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका जवाब पढ़ते हैं। अब होता ये है कि यहाँ पर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, हमने कोई रिलेवेंट वर्ड्स नहीं पढ़े होते हैं, उनके कोई मीनिंग नहीं पता है, उनके कोई सेंटेंसेस नहीं पढ़े हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है, उसकी समरी के बारे में नहीं पता है, उसके रिव्यू के बारे में नहीं पता है, और हमने जंप किया है डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पर। तो ये तो मामला हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले ये सारी चीज़ें कर लेना, और फिर ये देखना कि जो मैंने पर्टिकुलर लेसन पढ़ा है, उसकी जो समरी है या जो कंसेप्ट है, उसमें अब मेरे पास क्वेश्चंस कितने हैं हाथ में। मान लो कि एक चैप्टर में 16 क्वेश्चंस है, तो वो 16 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन है जो मैं लर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कौन से क्वेश्चन है जो मैं नहीं लर्न कर सकती हूँ, मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, जिसमें बहुत टाइम टेकिंग है। तो ये जब आप बायफरकेट करके अपने लिए एक लिस्ट बनाते हो, तो आपके लिए आसान हो जाता है किस चीज़ों को आपको ज़्यादा टाइम देना है और कौन-सी चीज़ें आपकी कम समय में हो जाएगी। तो इसके लिए, और मान लो कि मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हर एक एकेडमिक ईयर में हमारे 6 या 7 सब्जेक्ट्स एक टोटल होते हैं। 7 सब्जेक्ट्स यानी 7 बुक्स रहते हैं, 7 बुक्स यानी हर सब्जेक्ट में, अगर हर बुक में मान लो कि हमारे पास 100, 150, 200 पेजेज़ हैं, तो कितने पेजेज़ टोटल होते हैं? अगर एवरेज 200 पेजेज़ हैं, तो हमारे पास 7 इंटू 2 यानी हमारे पास 1400 पेजेज़ हैं। 1400 पेजेज़ पढ़ने के लिए हमारे हाथ में पूरा 365 डेज़ का ईयर है पूरा। 365 डेज़ को अगर हम 1400 पेजेज़ को 365 डेज़ में डिवाइड करते हैं, तो एक 10 या 12 पेज हमको, एक मैं रफ कैलकुलेशन बता रही हूँ बिकॉज़ आई एम नॉट गुड इन कैलकुलेशन। तो एक उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप 10 या 12 एवरेज पेजेज़ दिन में पढ़ने होंगे। लेकिन अगर आप बोलते हो 7 चैप्टर पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें इतना सब करना है, इतने चैप्टर्स हैं, इतना ये, तो आप अपने टास्क को डिफिकल्ट कर रहे हो। आप एक नैरो पिक्चर अपने आप को दे रहे हो, जो कि आपको कन्फ्यूजन और आपके लिए बहुत सारा टेंशन क्रिएट कर लेगी। बट अगर आपको टास्क को हल्का करना है, लेकिन पिक्चर को एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखना है, जिसमें आपको मोटिवेशन और खुशी मिले, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उन्हें पेजेस में डिवाइड कीजिए, डेज वाइज डिवाइड कीजिए, और 10 या 12 पेज एवरेज मान के चलेंगे, तो आपके लिए एक बिग डील या बिग टास्क नहीं होगी, क्योंकि आप तब, आपके लिए आपकी कैपेसिटी और आपकी एबिलिटी ज्यादा है और पेजेस बहुत कम है। अगर मान लो आपने ऐसा कर लिया और आपने अपने हाथ में टाइम रखा, तो आपको ये भी पता होगा कि मेरे टर्म एग्जाम कब होंगे, मेरे फाइनल एग्जाम्स कब होंगे, मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ, मैं किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हूँ, किस सब्जेक्ट में मुझे टाइम चाहिए, किस सब्जेक्ट में मैं बहुत कम टाइम में चीजें कर ले सकती हूँ। तो ये सब जब आप करते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है चीजों को प्रायोरिटाइज करना। अब प्रायोरिटाइज करने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि ये मेरे लिए बहुत मुख्य है, ये चीजें मुझे मुख्य है। इस प्रायोरिटाइजिंग का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लो अगर आपके पास दिन में करने के लिए 4 चीजें आपको बोली गई है कि पहले आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, दूसरा आपको जिम अटेंड करना है, तीसरा आपको पिकनिक जाना है, घूमने जाना है, और चौथा आपको आपके पापा के साथ शॉप पे जाना है। तो इन 4 चीज़ों में सबसे पहले आप क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करोगे? आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है? अगर आपके लेक्चर्स और आपकी स्टडीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, तो आप पहले बोलोगे कि नहीं, आज मैं पूरे दिन में अपने लेक्चर्स अटेंड करूँगा या करूँगी, और फिर उसके बाद रिलेटेड उसके असाइनमेंट्स करूँगी। तो आप बाकी की जो 3 चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पिकनिक जाना, आपके साथ आपके पापा के साथ शॉप पे जाना, और जो दूसरा कोई तीसरा कोई काम है, वो उन चीज़ों को आप अगर आपके पास टाइम बचा है तो एक-एक करके वो टास्क कंप्लीट करोगे, नहीं तो आप उन्हें पोस्टपोन करोगे कल और परसों तक। तो ये होती है प्रायोरिटाइज़िंग करना, अपनी चीज़ों का इम्पोर्टेंस देखना। अब इस प्रायोरिटाइज़िंग का एक और छोटा मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि इसे कैसे मैनेज किया जाए टाइम के साथ। किस तरह से हमारे हाथ में पूरे दिन में टाइम हाथ में लगे और हम चारों चीज़ों को एक-एक करके इम्पोर्टेंस वाइज़ लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करें। तो इसके लिए मान लो कि मैं आपको एक जार देती हूँ। उस जार में मैं आपको देती हूँ 3 चीज़ें फिक्स करने के लिए। एक पानी, दूसरा सैंड और तीसरे बड़े-बड़े स्टोन्स। तो मैं कहती हूँ इन तीनों चीज़ों को आप इसमें फिक्स कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले जार में पानी डाल देते हैं और फिर सैंड डालते हैं, और फिर अब क्या बच जाते हैं, बड़े स्टोन्स। अब पानी ने अपनी जगह बना ली, जार तो भर गया। जब हमने सैंड उसमें डाली तो सैंड उसमें फूल गई और उसने अपनी जगह बहुत भर ली और आधे से ज़्यादा जार भर गया है। अब जो बच गए हैं बड़े-बड़े पत्थर, उनको अरेंज करते-करते ऐसा हो जाता है कि कुछ पत्थर हमारे लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, जो कि अरेंज नहीं हो पाते। तो अब हम टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते।
जब हम टास्क नहीं कंप्लीट कर पाते तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें लगता है ओ शिट, मैंने टास्क को कंप्लीट नहीं किया, तो वो हमारी डिसअपॉइंटमेंट होती है, हमारी सिचुएशन विन नहीं होती है, हम नहीं विन कर पाते। तो ऐसे में जब हमें हाथ में डिसअपॉइंटमेंट लगती है तो हम क्या करते हैं, हमारी मूड ऑफ हो जाती है, अपसेट हो जाती है और हमारा फोकस कम हो जाता है। तो हमने क्या किया, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं किया और अपने लिए खुद अपना टाइम और अपने मूड को अफेक्टिव कर दिया। तो बहुत जरूरी है इसे स्किलफुली अरेंज करना। अब स्किलफुली कैसे अरेंज करेंगे? अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसे करूंगी या कोई स्किल्ड पर्सन उसे करेगा तो क्या करेगा, पहले बड़े बड़े स्टोन्स डालेगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े स्टोन्स मेरे फिक्स हो गए। अब बच गया सैंड और पानी। अब बड़े बड़े स्टोन्स के बीच में छोटी छोटी जगह होती है, क्योंकि सब चिपके हुए नहीं रहते, इनके बीच में जो छोटी छोटी जगह है, अगर मैं उसमें सैंड डालूंगी तो वो सैंड अपना उसमें उस खाली एम्प्टी पड़ी हुई जगह में अपनी जगह बना ले। अब बच गया पानी। अब अगर मैं पानी डालूंगी तो पानी तो अपनी जगह और अपना रास्ता बना लेता है। तो मेरी सारी चीजें आ गए, उसमें सब फिक्स हो गए। सिर्फ चीजें वही थी, पर मेरे अरेंज करने का जो स्टेप्स थे, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो वो अलग था, प्रायोरिटाइजिंग जो थी वो अलग थी। तो इसी तरह से हम सब लोग जब पढ़ने बैठते हैं, ये बेवकूफ़ी मैं भी करती थी। जब हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करने बैठ जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि यस आई कैन डू इट, मुझे तो आ रहा है, मुझे तो हो गया सब, स्टडीज हो गई। हम इस तरह से एक गलतफहमी में रहते हैं। फिर आते हैं वन लाइन सेंटेंस और क्वेश्चन आंसर, जिसके बहुत शॉर्ट आंसर्स रहते हैं। फिर हम वो करते हैं, फिर हम खुश हो जाते हैं कि मेरी स्टडीज हो गई। ऐसे करके हम पूरा साल गवा देते हैं और लास्ट में जब हमारा एग्जाम पीरियड होता है, तो हम बड़े-बड़े ब्रीफ और बिग शॉर्ट जो नोट्स रहते हैं, वो लेके बैठ जाते हैं। जब हमें मुश्किल होती है पढ़ने के लिए और हमारे पास इतना एग्जाम का प्रेशर रहता है, अब इतने एग्जाम में टेंस में रहते हैं, इतनी एंग्जायटी में रहते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है और ये बिग स्टोन्स हमारे लेफ्ट ओवर हो जाते हैं और हम टेंस्ड हो जाते हैं और हमें डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगती है और हमारी मूड ऑफ हो जाती है और हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े होते हैं, हमारा फोकस वहां से भी डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि अब हम टेंस्ड हैं। तो हमारी अल्टीमेटली मेमोरी वीक हो जाती है और हमारा अटेंशन कम हो जाता है और हम अपने एग्जाम में क्या करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम मार्क्स लेके आते हैं। तो बहुत जरूरी है, आप बहुत पहले से ही पढ़ाई स्टडी शुरू करो और पहले सबसे बड़े क्वेश्चंस लर्न करो, ब्रीफ्स को कंप्लीट करो, ताकि आपके ब्रीफ्स में आप ज्यादा टाइम दे सको, आपका टेंशन दूर हो जाए और ब्रीफ में ऑटोमेटिकली आपके शॉर्ट नोट्स और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो वहीं से निकले हुए होती है। और फिर जब आप वन सेंटेंस और क्वेश्चन करते हो तो आपको एक रिवीजन हो जाता है, क्योंकि वो ब्रीफ का ही पार्ट होता है। और फिर जब लास्ट में आपके पास कम टाइम होता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो आपके लिए बहुत आसान है। तो जब आप वो करते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है, आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, आप सेटिस्फाइड होते हो और आपका फोकस बना हुआ रहता है और आपकी एंग्जायटी लेवल तो क्रिएट होती ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत जरूरी है सही मायना में स्किल्डफुली हमें हमारी चीजों को प्रायोरिटाइज करना। इन सब के लिए जरूरत होती है प्लान, किस तरह से हम चीजों को प्लान करें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये प्लान करना कि मेरे लिए क्या टफ सब्जेक्ट है। मान लो मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स और लॉजिक बहुत टफ है, तो मैं जब स्टडीज करने बैठती हूँ, तो जब मैं सैटरडे और संडे, जब मुझे दूसरे काम नहीं होते हैं, मेरे लेक्चर्स नहीं होते हैं या मुझे मेरे क्लाइंट्स को अटेंड नहीं करना होता है, मैं ये अपना एग्जाम्पल इसके लिए दे रही हूँ बिकॉज स्टिल आई एम you know pursuing my courses, some of my courses। तो जब मैं अपने कोर्सेज की पढ़ाई करती हूँ तो मैं स्टैटिस्टिक्स जो है सैटरडे और संडे आराम से बैठ के करती हूँ, एम्पल ऑफ टाइम देती हूँ। तब मेरे लिए क्या होता है, मैं समझ पाती हूँ, मैं उससे ज्यादा टाइम दे पाती हूँ और वो सब्जेक्ट मेरे से अनछुआ भी नहीं रहता है, अनटच्ड भी नहीं रहता है कि मुझे उसके लिए टेंस हो, मैं हमेशा टेंशन में रहूँ। मैं एक दो तीन जितने सम्स कर सकती हूँ मैं एवरी सैटरडे संडे करती हूँ। और जो बाकी के मेरे रेगुलर डेज रहते हैं उसमें मैंने 1 आवर की, क्योंकि स्टडीज अपने आप को सेल्फ स्टडीज के टाइम दिया है, तो मैं इजी वाले सब्जेक्ट्स करती हूँ, जैसे कि थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लैंग्वेजेस हैं। तो ये करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता और मैं कवर भी कर पाती हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। अब होता क्या है, मेरे 7 डेज में 7 सब्जेक्ट्स, या तो फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स तो मेरे कंप्लीट ही होते हैं जिनमें मुझे ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बाकी जो एक दो लेफ्ट ओवर हो जाते हैं मैं धीरे धीरे करके ईयरली उन्हें खत्म करती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना टारगेट बनाया है कि मुझे 10 पेजेस दिन में पढ़ने हैं, ऐसे करके मुझे 1400 पेजेस कंप्लीट करने हैं। तो ये 1400 पेजेस या 1600 पेजेस मैं रिविजन के साथ पूरे 365 डेज में कवर कर लेती हूँ। तो इस तरह से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है
और आपके जो एजेंडाज हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपके जो टूल्स हैं, ये सारे आपको एकेडमिक में अगर आप इस्तेमाल करोगे प्लानिंग के साथ, तो आप ना सिर्फ पास होगे, पर आप टॉपर रहोगे और आप अपने आप को एक अच्छी सक्सेसफुल डेजिग्नेशन पर पाओगे। और जितना हो सके बहुत टाइम लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी ना सिर्फ स्टडीज कंप्लीट कीजिए, अपनी नींद भी अच्छे से कीजिए। एडवांस में देख के रखिए कि कौन से क्वेश्चंस है जिसमें आपको मेहनत करनी है, जिसमें आपको ग्रुप स्टडी करनी है, जिसमें आपको किसी की हेल्प चाहिए, कौन से ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको आपके पर्टिकुलर जो आपके टीचर्स हैं उनसे मदद लेकर उन्हें कंप्लीट करना है। फिर आपका बहुत ज़रूरी है कि आप कौन-सी एरिया में बैठकर पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं आजकल। तो बिस्तर जो है वो आपको एक एसोसिएशन देता है हमारे ब्रेन में एक लेज़ी और क्लमज़ीनेस। और हम जब बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं तो हमारे वो जो माइंड रहता है वो प्रिपेयर्ड नहीं रहता है पढ़ने के लिए, क्योंकि बिस्तर तो हमें एक फीलिंग देता है कि हम आराम करें, हम सुस्ताएँ, हम किसी भी तरह से कितना भी टाइम ले, बहुत सारा टाइम ले सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर ना बैठे जहाँ पर आपको कंफर्टेबल ना हो, जहाँ पर बिस्तर पर लेटे-लेटे आपका माइंड उस पोज़ीशन, उस फीलिंग पे ना आए। आप ऐसे एरियाज़ में बैठकर पढ़ाई करें, जहाँ पर आपको लगे कि यस ये एक क्लासरूम के जैसा है और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और आपका ब्रेन उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहे। आप एक्टिव रहें और आप अच्छे से अपना कोर्स या अपनी स्टडीज़ उस दिन की कंप्लीट करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप उस एरिया पे बैठ रहे हो, तो आप ये श्योर कीजिए कि आपके सारे जितने भी टूल्स हैं, यानी जैसे कि आपका कंपास बॉक्स, आपकी स्टडी बुक, आपके सारे किताबें, आपके नोट्स या आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कॉफ़ी का कप, पानी की बॉटल, ये सारी चीज़ें आप अपने हाथ में रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है हमें लगता है हम 12 बजे स्टडी शुरू करेंगे या शाम को 6 बजे स्टडी शुरू करेंगे। हम 6 बजे तो स्टडी शुरू करते हैं, लेकिन ये सामान अरेंज नहीं करके रखते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, बार-बार इन चीज़ों के लिए उठते हैं और हमारे 6 से 7 तो बैठे-बैठे ऐसे ही हो जाते हैं। फिर हम 15 या 20 मिनट जैसे-तैसे मूड ऑफ में स्टडीज़ करते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं कि मैंने 1 घंटे की स्टडीज़ की, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको साढ़े 5 बजे से तैयारी करके 6 बजे तक सारे मटेरियल्स अरेंज करके, सारे टूल्स अरेंज करके 6 बजे एग्ज़ैक्ट स्टडीज़ करनी है, जो कि आपके लिए बहुत ऑनेस्ट होना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप एक्चुअली में 1 ऑवर अपना दे पाओगे और अपने सारे स्टडीज़ कर पाओगे और उन्हें अच्छे से यूज़ कर सकोगे। और एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अगले पहले ज़माने में हमें जो बुक्स मिलते थे, उन्हें हमें सेकंड हैंड में बेचना पड़ता था। उसकी कंडीशन बहुत अच्छी रखनी पड़ती थी। हम उन्हें उन बुक्स पे ना कुछ मार्क्स करते थे, ना कुछ लिखते थे। लेक क्योंकि हमें ऐसे कहा जाता था कि ये हमें हमारे सिबलिंग्स को देने हैं, तो इसकी कंडीशन अच्छी रहे, या फिर हमें उन्हें बेचना पड़ता था सेकंड हैंड, तो हम उसे गुड कंडीशन में रखते थे। लेकिन आजकल ऐसे नहीं है, आप जो किताबें खरीदते हो या तो आप रद्दी को देते हो या तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में किसी को देते हो, तो उसको बेचने की टेंशन नहीं रहती है, तो आप उन किताबों का पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि आपने मान लो पढ़ते-पढ़ते कोई ऐसा वर्ड देखा, जिसकी आपको मीनिंग लिखनी है, जिसका आपको डेफिनेशन लिखना है, जिसके बारे में आपको कुछ ब्रीफ देना है, जिसके लिए आपको उसके आगे-पीछे का बैकग्राउंड लिखना है, उसका फील्ड लिखना है, तो आप उसी किताब में पेंसिल के साथ या किसी कलरफुल के पेज के पेन के साथ लिख के रखिए। क्योंकि आस-पास उस किताब के बहुत सारी जगह होती है। आप उस मार्जिन को यूटिलाइज़ कर सकते हो, और अगर मार्जिन उतनी नहीं है और आपके जो नोट्स है वो ज़्यादा हैं, तो आप छोटे-छोटे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में पेपर्स कटिंग कीजिए, उसपे लिख के रखिए कुछ नोटिफ़िकेशंस, और वो वहीं स्टिक करके रखिए, पिन अप करके रखिए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पर ये बुक वापस से खोलेंगे, रिविज़न करेंगे, तो रिविज़न के टाइम पर आपके पास वो सारे एक्सप्लेनेशन हैंडी होने चाहिए, जिनके लिए आपको नोटबुक ना खोलना पड़े और आपको सर्च ना करना पड़े और आपको फिर से उस वापस उसी वो सारी मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको सामने से रिवीजन भी मिल जाएगा और सामने सारी चीज़ें विज़िबल भी रहेगी और आप अच्छे से अपने स्टडी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अब आपकी स्टडीज़ हो गई, अब आता है टाइम आपके एग्ज़ाम पीरियड का। तो इस एग्ज़ाम पीरियड में ऐसी क्या टिप्स होनी चाहिए जो कि आपके स्टडीज़ में, जो आपने स्टडी स्किल्स यूज़ की है, वो आपको यूटिलाइज़ हो सके एग्ज़ाम पीरियड, क्योंकि स्टडीज़ करना तो आसान है, मुश्किल होती है हमारे पेपर के टाइम। अब जब हमारा एग्ज़ाम है तो हम सबसे पहले गलती ये करते हैं, हम ओवरनाइट जागकर पढ़ाई करते हैं, जिसमें हमने अपने ब्रेन और अपनी बॉडी की कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो कोऑर्डिनेशन है वो तोड़ दी है। तो बहुत ज़रूरी है हमें ये ध्यान रखना कि अगर मैं ओवरनाइट लर्नर हूँ, ओवरनाइट टास्कर हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट नाइट पहले 1 नाइट पहले अगर कोई भी काम करती हूँ तो मेरी टास्क बहुत अच्छी जाती है।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी रात भर जागूं और अपनी बॉडी को पेन दूं। मैं क्या करती हूँ, मैं रात को दो हिस्सों में डिवाइड कर। कैसे? मान लो कि रात स्टार्ट होती है 10 बजे से मेरे घर में। हर किसी के घर में रात का टाइमिंग हमारे इंडिया में ऐसे है कि हम अपने अपने घरों में अपनी अपने टाइमिंग के हिसाब से रात को रात मानते हैं। तो मान लो किसी के घर में रात 10 बजे से शुरू होती है, यानी 10 बजे से आपके घर का माहौल इस तरह से है जहां पर आपको शांति मिलती है, या आपके घर में टीवी वगैरह नहीं होती है, या सब सोए रहते हो और आपके लिए रात हो गई है और आपके लिए पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, 10 से लेकर 2 या 3 बजे तक पढ़ाई करोगे और फिर 2 या 3 बजे आप सो जाओगे। सुबह अगर आपका 6 या 7 बजे उठना है तो आप 6 या 7 बजे उठकर अपने एग्जाम के लिए रेडी होकर 9 बजे एग्जाम के लिए निकलोगे, अगर आपका 10 और 11 बजे एग्जाम है। लेकिन अगर आपका सुबह 7 बजे एग्जाम है और आपकी रात शुरू होती है 10 बजे, तो मैं ये कहूंगी आपको कि आप पीछे वाला जो पहर है 1 घंटा नींद के लिए रखिए और आगे वाला पहर अपने पढ़ाई के लिए रखिए। और पहले जैसे 10 से 2 बजे तक 10 से 2 बजे तक आप स्टडी करो या 10 से 2 बजे तक आप पढ़ाई करो, ये आपके हाथ में है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 पार्ट में से 1 पार्ट में आप नींद करो और 1 पार्ट में आप स्टडीज करो। 10 से लेकर डायरेक्ट 4-5 बजे तक पढ़ाई मत करो और फिर आप क्या करते हो, 6 बजे जब रेडी होके चले जाते हो बिना नींद लेकर, तो आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। आपको हल्का-हल्का पेट में बटरफ्लाइज महसूस होते हैं, थोड़ी वॉमिटिंग के जैसा होता है, कभी-कभी हल्का-हल्का चक्कर भी आता है, तो आपकी बॉडी जो है अपने ऑक्सीजन और एनर्जी लेवल को खो देती है। तो आप ये सोच के रखिए। और जबकि आपका पहले से ही एग्ज़ाम का सब खत्म हो जाएगा ना पोर्शन वगैरह, तो रिवीजन के लिए पूरी रात आपको नहीं लगेगी। आपके रात के 2 या ढाई घंटे ही आपको लगेंगे। तो आपका जब पोर्शन कंप्लीट है तभी ही ये आप अरे हाँ सच्ची में कैसी टीचर नहीं हम लोग की, काउंसलर है। Please mute yourself. I don't know how you unmuted yourself, though I have muted you. So be sure about this thing कि आपने पहले से ही अपना कंप्लीट करके रखा है स्टडीज। उसके बाद आप अपने मॉर्निंग के जो रूटीन है रेगुलर, वो एग्जाम टाइम में बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, दूध नहीं पीते हैं अच्छे से, अपने रूटीन्स को नहीं नहाने में या बहुत सारी चीजों में बहुत सुस्ती करते हैं, क्योंकि उनको एग्जाम की एंजाइटी इतनी होती है कि एग्जाम पर ही फोकस होता है और बाकी सारे रूटीन्स को वो भूल जाती है। तो ऐसे ना कीजिए। आप अच्छे से दूध, चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट लीजिए। जिस तरह से आपके नहाने का रूटीन है उसे रखिए, क्योंकि ऐसे करने से आपका जो बॉडी को आप धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जब आप रूटीन चेंज कर रहे हो तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि आज मुझे क्या करना है। और इस हालत में आपके ब्रेन का अगेन कोऑर्डिनेशन बॉडी के साथ नहीं रहता है, आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और आपका ब्रेन जो है बहुत बड़े उस वक्त के लिए एक बड़े ट्रॉमा में जा रहा होता है, जहां पर आपकी मेमोरी वीक हो जाती है और आपका फोकस कम हो जाता है। तो ये रीजंस होते हैं जब हम बोलते हैं कि इतने स्टडीज करने के बावजूद भी मैंने पढ़ा जो वो याद क्यों नहीं आया या मैं कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाया। लोग बोलते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन वीक है। आपका कंसंट्रेशन वीक नहीं है, आपने अपनी बॉडी को बहुत ही लॉजिकली जो है अनहैंडल किया हुआ है। आपकी हैंडलिंग टाइमिंग्स और आपके जो अननेसेसरली ऑल ऑफ सडन बॉडी को चेंजेस दिए, उसमें आपने अपनी बॉडी को कंफ्यूज कर दिया है, अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर दिया है। उस कंफ्यूजन में जब तक ब्रेन संभले संभले तब तक आपका एग्जाम का टाइम हो जाता है और आप शांत होते होते एग्जाम के बाद ही शांत होते हैं। तो ये चीज ना करें तो आपका कंसंट्रेशन लेवल हमेशा ठीक रहेगा। और जितना हो सके आप अपने आधे घंटे पहले एग्जाम के 30 मिनट्स पहले कोई भी स्टडी ना करें। वो टाइम रहता है आंखें बंद करके ब्रीथ करके डीप ब्रीथ करके जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसको रिकॉल कीजिए। लेकिन अगर आप आधा घंटा पहले पेजेस खोलते हो और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो आपको कभी कभी आपका, मैंने कहा, माइंड कंफ्यूज हो जाता है। आपकी ऑक्सीजन लेवल, ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ 3 ही चीजें हैं जो कि हमें एंजाइटी क्रिएट करवाते हैं और हमें एग्जाम फियर देते हैं। एक हमारे ग्लूकोज, हमारी बॉडी का ग्लूकोज कम होना, दूसरा हमारे ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल कम होना, और तीसरा हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच में कंफ्यूजन की वजह से कोऑर्डिनेशन को कम करना। जब हम इन तीनों पे अच्छे से काम करते हैं तो ये चीजें, ये सिचुएशंस अराइज नहीं होती है और हम एग्जाम और में एंजाइटी और फियर को अपने आप दूर रखते हैं उन चीजों से। तो बी श्योर इन तीन चीजों का इन तरह से ख्याल रखना है। 30 मिनट पहले पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं हमारी ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से, हमारी ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से, हमारे कंफ्यूजन की वजह से
हमें जो वर्ड्स हमने पहले देखे हैं कभी कभी ऐसे लगते हैं ये तो नया है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैंने कवर ही नहीं किया है, और हमारा पूरा माइंड जो है वहां आकर लग जाता है और बाकी जो चीजें हैं उनसे डाइवर्ट हो जाता है। अब हम फिर से वापस पैनिक हो जाते हैं और हम सब भूलने लगते हैं और हमारी मेमोरी वीक होने लगती है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम होने लगता है। तो ये ना करें। आप 30 मिनट पहले आंखें बंद करके अच्छे से जो पढ़ा है उतना ही उसे ही सिर्फ रिकॉल कीजिए, वापस बुक में यहाँ वहाँ पेजेस उथल पुथल ना कीजिए। जितना हो सके बहुत जल्दी एग्जाम टाइम में ना पहुंचे एग्जाम पे, क्योंकि अगर आप एक एक घंटा दो दो घंटा अननेसेसरी पहले जाके बैठते हैं तो ये भी आपका वरिंग टाइम कवर होता है, बड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसे करने से आप लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ने की एक्टिंग कर रहे होते हैं या बहुत सारे लोग टेंशन में होते हैं, उनको देख देख के आप भी टेंस हो जाती हो। तो ये ना करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इन सब करने के बावजूद भी आपको टेंशन और एंजाइटी होती है, क्योंकि हेरिडिटरी रहती है कभी कभी हमारे पास, हम टेंशन और एंजाइटी को क्रिएट करते हैं एग्जाम टाइम पे, कितना भी हम हैंडल करें, पर उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज है जिनको अपनाना है। वो ये है कि सबसे पहले तो डीप ब्रीथ करें, और कंसंट्रेशन, अगर आपके घर में कोई चीजें रखी हुई है, जैसे कि आपका मंदिर है, आप किसी भगवान को पूजते हैं, आप किसी भी धर्म में हैं, किसी तरह की भी प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आप वो 5 मिनट 7 मिनट का रूटीन रखिए वो करने का। ऐसे करने से हमारा माइंड पीसफुल होता है, हमें गुड वाइब्स आते हैं और हम लोग बहुत पीसफुली चीजों को हैंडल कर पाते हैं और हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारा ऑक्सीजन और ग्लूकोन लेवल ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है और हमारे ब्रेन में केमिकल लोचे नहीं होती है। दूसरी स्ट्रेटेजीज है कि आप माइंडफुलनेस रहिए, माइंडफुलनेस के सेशंस हैं, आप वो ढूंढ सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो माइंडफुलनेस कैसे किया जाता है वो आपको समझ में आएगा। अगर आप माइंडफुलनेस नियर बाय किसी कोच, लाइफ कोच या किसी काउंसलर को जानते हैं तो उनके पास आप ये सेशन ले सकते हैं। और ये सब नहीं कर सकते तो आप हम लोगों को, कॉलेज काउंसलर को अप्रोच करके माइंडफुलनेस के सेशंस रख सकते हैं। आप अपने ग्रुप में डिस्कस करके अपने प्रोफेसर्स को बोल के इस तरह से ऑनलाइन माइंडफुलनेस के सेशंस भी रखवा सकते हैं, पर ये सेशन सिर्फ आपके बोलने पर होगा, ये सेशंस हम अपनी तरफ से नहीं देंगे। ये सेशंस के लिए जब सब रेडी होंगे, अपना माइंड मेकअप करेंगे, तभी ही ये सेशंस हम दे सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बार आप लेक्चर्स के लिए लेक्चर्स में अटेंड तो करते हो, यानी आप फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हो लेकिन आप मेंटली प्रेजेंट नहीं रहते हो। तो ये लेक्चर्स तो चल जाते हैं, सेशंस तो चल जाते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस के सेशंस में आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही प्रेजेंट रहना है। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको ये चाहिए तो आपस में डिस्कस करके आप अपने प्रोफेसर्स के थ्रू या आपके कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू ये सेशंस भी रखवा सकती हैं। और उसके बाद फाइनली एक स्ट्रेटेजी है जो मैं देना चाहूंगी यहाँ पर, जो मैं अपने सारे बच्चों को देती हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स को। जब आप एग्जाम में बैठते हो और आपके हाथ में जब आंसर शीट आई हुई होती है या आंसर शीट का जब आप इंतजार कर रहे होते हो, तब आप उस टाइम में जब आपके पेन पेंसिल सारी चीजें रेडी है और आप रिलैक्स हो गए हो, तो आप 5 बार डीप ब्रीथ कीजिए और 5 बार डीप ब्रीथ करने के बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह से 25 से 30 बार रब कीजिए, 25 to 30 टाइम्स उसे रब कीजिए। और जब रब करते हुए आप कुछ अच्छे इमेजेस, अच्छी मेमोरीज और अच्छा पॉजिटिव सोचिए। और ये रब करने के बावजूद आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आंखों पर और अपने फ्रंटल लोब पर इस तरह से कुछ सेकंड्स के लिए हाथों को रखकर सर नीचे कर कर बैठ जाइए। 2-3 सेकंड के बाद आप हाथ उठाइए और डीप ब्रीथ लीजिए। ऐसा करने से आपने जो एनर्जी और ऑक्सीजन और ग्लूकोन लेवल कम की थी वो सारे वापस आ जाते हैं, आपके केमिकल बैलेंस्ड हो जाते हैं और आपका फोकस अच्छा हो जाता है, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, आपकी रिकॉलिंग पावर अच्छा हो जाता है। अब जब आपने ये कर लिया और आपको क्वेश्चन पेपर हाथ पे आ गया है, तो वो क्वेश्चंस ढूंढिए, देखिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं पहले उनके लिए एक हैप्पी स्माइलिंग फेस बनाइए और उसको करने की कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट करने की। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको साइड में रख दीजिए, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं अगर हम उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें लिखते हैं, तो हमारे माइंड की थिंकिंग प्रोसेस जो है वो फ्लो में आता है और हमें कुछ ऐसे वर्ड्स सामने से आ जाते हैं जो कि उन क्वेश्चंस में भी होते हैं जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे होते उस वक्त। और फिर हम कुछ ना कुछ कैसे भी थोड़े से सेंटेंस फॉर्मेट करके उन वर्ड्स का सहारा लेकर थोड़ी बहुत वोकेबुलरी और क्रिएट कर कर कुछ अपने एजम्पशंस और अपने थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से कुछ भी लिखते हैं, तो कोई एक आध 3 पॉइंट हमारे सही मिलती है और हमारे वो क्वेश्चन भी अल्टीमेटली कवर हो जाती है।
और तभी ऐसे लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्योंकि हमें ठीक है 10 मार्क नहीं, 8 मार्क नहीं, कुछ 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन तक हम उसे कवर कर पाते हैं, तो एटलीस्ट हमारे स्कोर बढ़ते जाते हैं और हमें हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं। और आप जब एग्जाम में बैठते हो तो एक चीज और है कि आप जब एग्जाम हॉल में, जब तक आपको सीट नंबर या रोल नंबर हिसाब के आपको अरेंजमेंट मिलती है, तब तक आप जहाँ बैठते हो उस जगह का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार हम ऐसी जगहों पर बैठते हैं, कॉलेज के कॉरिडोर पर, ऐसे कैंपस में बैठते हैं जहाँ पर किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ होता है, कभी हमारी टीचर ने हमें गुस्सा किया हुआ होता है, कभी हमारे प्रोफेसर ने हमारी इंसल्ट की हुई होती है, या कभी हम बुलेड हुए होते हैं, किसी ने हमको बुली किया हुआ होता है। तो ये जो है वो जगह पर्टिकुलर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है, और हमें न जाने क्यों अनजाने में हम दुखी हो जाते हैं और हमें बैड मेमोरीज आने लगती है और हम डिप्राइव्ड हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आप ऐसी जगहों पर बैठे जहाँ पर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त बिताया हो, जहाँ पर आपको किसी टीचर ने अच्छे से अप्रिशिएट किया हो, किसी प्रोफेसर ने आपको कोई रिस्पेक्टिव मैनर में ग्रीट किया हो, या आपने किसी प्रोफेसर को रिस्पेक्टिव मैनर में ग्रीट किया हो और आपको उसके लिए बहुत अच्छी स्माइल मिली हो। तो जब आप ऐसे पॉजिटिव चीजें याद करते हो तो आपका माइंड पॉजिटिव फ्लो में जाता है और आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हो। उस सब के बाद है कि आप अपने फ्रेजेस और वर्ड्स को कि बहुत बहुत जरूरी रहता है, हम फ्रेजेस की वजह से ही क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाते हैं। अपने आप को रिवार्ड दीजिए कि मैंने ये कंप्लीट किया, ये नहीं कंप्लीट किया, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपने जो नहीं कंप्लीट किया वो नेक्स्ट टाइम आपको किस तरह से कंप्लीट करना है, उसके लिए नोट डाउन करके रखना है, एक डायरी बना के रखना कि ये क्वेश्चन मुझे टफ लगा था, या ये क्वेश्चन में मुझे ये पर्टिकुलर डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ऐसे करने से आप उन्हें रेक्टिफाई करते हो और नेक्स्ट टाइम आपकी डिफिकल्टीज कम हो जाएगी और आपके अचीवमेंट्स ज्यादा हो जाएंगे। अब इन सब के लिए मान लो कि आपका एग्जाम हो भी गया, लेकिन इनके लिए कि जैसे कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, टाइम चल रहा है और हम ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ऐसी कैसी चीजें हैं जो हम इन अपने टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये स्टडी एप्स डाउनलोड करते हो, जो मैंने टिप्स दिए हैं, जिनके लिए मुझे लगा, मैंने इन पर विजिट किया है, मैंने इन पे काम भी किया है, तो मुझे लगा कि ये आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ ऐप डाउनलोड कीजिए, जैसे कि एजेंडा प्लानर का ऐप है। एजेंडा प्लानर में आपकी प्लानिंग अच्छे से हो सकती है, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, आप अपने लिए एक एजेंडा बना सकते हो कि आप किस तरह से अपने दिन को प्रायोरिटाइज करोगे और प्लान करोगे और किस तरह से आप उन्हें रूटीन में रखोगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट भी करोगे। फिर उसके बाद आता है एक स्केड्यूल असाइनमेंट प्लानर, जिसमें आपको असाइनमेंट जो मिलती है उससे रिलेटेड आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो प्लान करके देता है कि असाइनमेंट में पहले टॉपिक कौन सा होना चाहिए, सेकंड टॉपिक कौन सा होना चाहिए, फिर थर्ड टॉपिक कौन सा होना चाहिए, फिर उसके पॉइंट्स कितने होने चाहिए, उसके पैराग्राफ कितने होने चाहिए, और फिर वो उसका लास्ट कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो आपको एक थीम अरेंज होके मिलती है असाइनमेंट प्लानर में। फिर एक आता है ऑटोमेशन साइटेशन, जहाँ पर आपको, अगर मान लो आपने गूगल में अपना असाइनमेंट का टॉपिक लिखा, तो गूगल हमें बहुत सारे इंजिन देते हैं। अब हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए रिलेवेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे निकाल के फेंकनी है। अब क्या करते हैं, सारे इंजिन घूम के आते हैं, कुछ यहाँ से लेते हैं, कुछ वहां से लेते हैं, और इस तरह से हमारे असाइनमेंट का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, हमारा राइटिंग बढ़ता जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम बहुत डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। और बाद में पता चलता है मैंने इतना भर भर के लिखा लेकिन मुझे मार्क्स इतनी मिले, क्योंकि वो रिलेवेंसी में नहीं आता है। तो जब आप ऑटोमेटिक साइटेशन ऐप डाउनलोड करते हो या वहां पर विजिट करते हो, तो आप देखोगे आपका असाइनमेंट जो है वो रिलेवेंट टॉपिक देता है, जो इरेलीवेंट टॉपिक्स है, इंफॉर्मेशन है, उसे निकाल के फेंकता है, वो क्लियर कर देता है और आपकी क्लीनिंग भी हो जाती है वहां पर। तो आपको पर्टिकुलर एक साइज के हिसाब से एक असाइनमेंट में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको मिल जाता है। उसके बाद लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश बहुत कम आती है। तो इंग्लिश में क्या होता है, आपको कॉलेज तो सपोर्ट कर रहा है, जैसे मान लो कि मैंने भी आपके लिए, मेरी हिंदी अच्छी है और मैं आपके लिए हिंदी में रखती हूँ, बट मुझे तकलीफ होती है, मेरे जो सारे स्लाइड्स है वो इंग्लिश में है, मैं दूसरों लोगों के लिए इंग्लिश में बोलती हूँ। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट स्लाइड इंग्लिश में और डायरेक्ट ट्रांसलेट करना, तो वो मेरा प्रोफेशन है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो विजिटिंग फैकल्टीज रहती है वो आपको ऐसे नहीं करके दे, और फिर आपको जब इंग्लिश में सुनना पड़ता है तो आप उन्हें बराबर से टाइमिंग से सुन नहीं पाते हैं, और फिर क्या होता है कि आप कनेक्टिविटी नहीं कर सकते और आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है और आपकी लर्निंग कम हो जाती है।
तो आप कुछ इंग्लिश के या कोई लैंग्वेजेस के ऐप डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो साउथ इंडियन या कुछ और रहते हैं जिनको हिंदी भी बराबर नहीं आती है, तो आप ऐसे 1-2 ऐप डाउनलोड कीजिए जिनको आप पढ़िए, जिनकी मीनिंग सुनिए, जिनके सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, जिससे आपकी स्टडीज अच्छे से ईजी हो जाए। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये नहीं हो रहा है, मैं पढ़ने के बावजूद भी याद नहीं रख पाता हूँ, या मैं लिखने के टाइम पे लिख नहीं पाती हूँ या लिख नहीं पाता हूँ। तो इसका मैंने कारण ढूंढा है, मेरी रिसर्च मुझे कहती है कि बच्चे जब वनरेबल लैंग्वेजेस से होते हैं तो उनको ठीक से इंग्लिश ना आने के कारण, और मैं देखती हूँ वो हिंदी और अपनी लैंग्वेजेस में दे आर वेरी गुड, तो जब वो इतने अच्छे रहते हैं इन सारे लैंग्वेजेस में और दूसरे इसमें, लेकिन जब उनकी कोई इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं या इंग्लिश का कुछ ऐसी चीज होती है तो वो बहुत ही जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको वर्ड्स नहीं आते और सेंटेंस नहीं फॉर्मेट करने आते। तो एक्चुअली उनकी इंटेलिजेंसी तो है, उनकी कैपेसिटी तो है, वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, बट उनकी इंग्लिश वीक होने के कारण उनकी कनेक्टिविटी नहीं होती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका राइटिंग स्किल पुअर हो जाता है। तो बहुत जरूरी है आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए और इनमें से आप अपने इंग्लिश को बेटर बनाइए, सेंटेंस फॉर्मेशन पर काम कीजिए, ग्रामर पे काम कीजिए, लैंग्वेज पे काम कीजिए, थोड़ा बहुत डिक्शनरी में लिख कर रखिए अपने लिए मीनिंग। और एक और टिप यहाँ पर दूंगी, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसको ट्रांसलेट कीजिए अपने एक लैंग्वेज में। जब आप आंसर पढ़ते हो उसको भी ट्रांसलेट कीजिए अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में। आप एक 10, 12, 15, 20 क्वेश्चंस को इस तरह से जब ट्रांसलेट करोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे और बहुत सारे वर्ड्स उसमें कवर हो जाएंगे, और आपको आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन के बाद आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सारे क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, अब मोस्ट ऑफ जवाबों को समझ पा रहे हो, और आप अपने सेंटेंस फॉर्मेट कर पा रहे हो और आप अच्छे से लिख पा रहे हो। तो इस तरह से लैंग्वेज ऐप के थ्रू आप अपनी स्टडी स्किल्स को बढ़ा सकते हो। उसके बाद फ्लैश कार्ड का एक ऐप आता है, अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड करते हो तो आप अपने खुद के भी फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो, बना सकते हो। ये फ्लैश कार्ड क्या होता है? मान लो कि जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है, नहीं आ रहा है, वो आपने लिखकर उसको कैपिटल में लिखा, उसको कलर किया और उसकी स्पेलिंग पढ़ी, उसको डिवाइड किया, उसको बड़े बड़े वर्ड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो आप उसके साथ में एक ड्राइंग भी बनी हुई रहती है। जैसे बचपन में हम कोई वर्ड पढ़ते थे, जैसे सी फॉर कैट, कैट का एक ड्रॉ भी दिया हुआ होता था, पिक्चर भी दिया हुआ होता था। तो वो क्यों होता था? क्योंकि हमें विजुअलाइज होता था, हमारी मेमोरी को विजुअलाइजेशन भी चाहिए होती है। सारी चीजें ऑडिट होके पढ़कर नहीं समझ में आती है, सुनकर नहीं समझ में आती है, हमें विजुअलाइजेशन चाहिए होती है। हमारे माइंड में कुछ इमेजेस होते हैं, वो विजुअल होते हैं, कलर्स होते हैं, तो हमारी मेमोरी अच्छी हो जाती है और हम फोकस कर पाते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी मेमोरी किस टाइप की है। क्या हम ऑडिटरी लर्नर है, ऑडिट लर्नर है, या क्या हम विजुअलाइज लर्नर है, इमेजिनेशन के थ्रू लर्न करते हैं, या हम काइनेस्टिक लर्नर है। विजुअलाइज लर्नर को इमेजेस की जरूरत रहती है, कलर की जरूरत रहती है, बहुत बड़े बड़े कैपिटल वर्ड्स की जरूरत रहती है। ऑडिटर लर्नर को जरूरत रहती है कि वो लेक्चर्स को सुने, कोई पढ़े उनके लिए, वो सुने, वो खुद जोर जोर से पढ़े और वो सुने, ताकि उनके कानों के थ्रू उनको सुनाई दे और वो पढ़ाई को अच्छे से मेमोरी में याद कर सके। फिर होता है काइनेस्टिक लर्नर। काइनेस्टिक लर्नर ग्रुप डिस्कशंस के साथ पढ़ सकते हैं, चलते चलते घूमते घूमते पढ़ते हैं, टेरेस पे घूमते घूमते पढ़ सकते हैं। काइनेस्टिक लर्नर को उनके उन चीजों के बारे में विजिट करनी होती है, जैसे बहुत सारे टूल्स की जरूरत रहती है। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को फाइंड आउट कर पाओगे कि मैं किस तरह का लर्नर हूँ, तो कोशिश कीजिए उस टाइप की लर्निंग कीजिए, उसमें अपना वक्त दीजिए और अपने स्टडी स्किल्स को पावरफुल कीजिए। उसके बाद डिक्टेशन ऐप आता है, क्योंकि वो स्पेलिंग के लिए जरूरी है। हम डिक्टेशंस को भूल चुके हैं, हम बचपन में डिक्टेशंस करते थे तो हमारी स्पेलिंग्स कवर होती थी, हम स्पेलिंग्स में अच्छे होती थी। तो कोशिश कीजिए डिक्टेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रोज का एक डिक्टेशन का पीरियड दीजिए जहां पर आपकी स्पेलिंग्स अच्छी हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप लैंग्वेजेस और वर्ड्स को यूज कर सके अपने सेंटेंस फॉर्मेशन पर। आंसर सर्च रिसर्च है, जहाँ पर आप इंजिन हैं, जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन, बहुत बार ऐसे होता है जो नोट्स में आंसर रहता है, जो हमने बनाया होता है आंसर, या जो हमारे मैडम्स ने, हमारे प्रोफेसर ने हमें आंसर्स दिए होते हैं, हमें वो टफ लगते हैं, उनके वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते, या वो बहुत बड़े होते हैं, हम याद नहीं कर पाते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली हम लोग टाइप करते हैं तो हमें उसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स या कुछ उनके सब्स्टिट्यूट वर्ड वाले भी आंसर मिलते हैं। अगर वो मेरे काम के हैं, मुझे अच्छे से याद आ रहे हैं,
तो मैं क्या करूंगी, वो पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होने से मतलब होता है लैंग्वेज और वर्ड्स आपके चाहे सब्स्टिट्यूट हो तो भी चलेंगी। उसके बाद पोमोडोरो एक टाइमर होता है, ऐप होता है, जिसमें आपको वो डाउनलोड करने से पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट में मैं कितना टाइम देती हूँ या ले रही हूँ, कौन से पर्टिकुलर आंसर के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम लेफ्ट ओवर रह जाता है मेरे लिए, कितना टाइम मेरे लिए कम पड़ जाता है। ये ऐप डाउनलोड करने से आप अच्छे टाइमर होते हैं। जस्ट अ मिनट। अब इन सब के बाद ये हो गया हमारा टेक्निकली। अब नेचुरल टेक्निक्स क्या है जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे से स्टडी स्किल्स अपने डेवलप करते हैं। जो हमारे नेचुरल स्किल्स हैं वो है ब्रीथ वेल। आपको बहुत जरूरी है अपने ब्रीथिंग पर कंट्रोल करना, अपने ब्रीथ के थ्रू अपने आप के अपने टेंशन और अपने एंजाइटी को दूर करना। उसके बाद कनेक्ट वेल। कनेक्ट वेल का मैंने आपको बता दिया कि अपना थिंकिंग प्रोसीजर बहुत अच्छा बनाइए, अपने स्टडीज को अपने आप को अपने स्टडीज से कनेक्ट कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, अपने आप को एम्पल ऑफ टाइम दीजिए जिसके थ्रू आप अपने समझ सके कि क्या कंसेप्ट है और मेरे इस स्टडीज में इसका महत्व क्या है, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू आगे लाइफ में क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। ईट वेल। अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होती है, जब तक हमारा फिजिक हेल्दी नहीं होता है, तब तक हमारा माइंड हेल्दी नहीं हो पाता है। हमारे माइंड को हेल्दी करने का एक ही जरिया है हमारा फिजिक। तो अपने खाने पीने अपने डाइट के ख्याल रखिए। खाने पीने और डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप होटल से खाते रहें, बाहर का स्ट्रीट फूड खाते रहें। ये भी बहुत जरूरी है कि हम कितना हेल्दी खाते हैं, जो हमें अच्छा पौष्टिक आहार अगर हमारे शरीर में होगा, हम कुपोषित नहीं होंगे तो हमारा माइंड जो है वो भी कुपोषित नहीं होगा, क्योंकि हमारे माइंड का जरिया हमारा फिजिक ही है। हमारे बेली से ही हमारा हार्ट और हमारा माइंड जो है दोनों ग्रो हो सकते हैं। जितना हो सके अपने आप को मूवमेंट्स में रखिए, अपने काइनेस्टिक जैसे एक्सरसाइज, जिम है, या अपनी बॉडी के फंक्शंस को, अपने हाथों के फंक्शंस को चलाते रहिए ताकि हमारा माइंड एक्टिव रहे। अच्छी नींद लीजिए। नींद के बगैर भी हम बहुत ही बीमार, चिड़चिड़े, इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारा नेचर बदल जाता है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है, तो हम अपने जिंदगी में सक्सेस को कम अचीव कर सकते हैं। स्टडी में जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, वो अच्छे से पढ़ो। ऐसे ना हो कि बहुत पढ़ने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं याद कर सको। जितना पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ो, थोड़ा है पर अच्छे से है, ठीक है, कम मार्क्स लेंगे लेकिन आगे चलकर हम अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। थिंक वेल। अब ये थिंक वेल में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि मैंने वर्ड बोला पिकनिक, तो आपको इस पिकनिक से रिलेटेड क्या क्या और दिमाग में आ रहा है, क्या आप चैट बॉक्स में वो थोड़े वर्ड्स कुछ सेकंड्स के लिए लिखेंगे? कपल ऑफ अ मिनट हम इस एक्टिविटी को देंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं कि थिंक वेल किस तरह से होता है, हमारी माइंड मैपिंग क्या होती है। मैंने आपको एक वर्ड दिया है, एम आई ऑडिबल? मुझे मिलेंगे आपके आंसर्स? मैंने आपको वर्ड दिया है पिकनिक। पिकनिक से रिलेटेड आप चैट बॉक्स में वर्ड लिखेंगे। पिकनिक जब वर्ड बोलते हैं तो क्या क्या दिमाग में आता है? हमारे फ्रेंड्स आते हैं, क्या आता है पिकनिक में? ट्रेवलिंग, वेरी गुड। व्हाट एल्स? स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड। फ्रेंड्स, वेरी गुड। ट्रेवलिंग, फ्रेंड्स, और क्या आता है? व्हाट एल्स? एंजॉयमेंट, गुड। स्विमिंग, टू गुड, यस। और क्या? फन, टू गुड। गोल्डन मूवमेंट, ओ वाओ, यस। व्हाट एल्स? फ्रेशनेस, yes, exactly, agreed. What else? What else? एक वर्ड मैं दूं? Good memories, good. Relaxation, some memories, yes. Now see how flow is going on. Some memories. आप pics, selfies, दोस्तों के साथ हमारे फोटोज, फोटोग्राफी, नेचर, ये सारी चीजें भी है। तो ये सब चीजें कहाँ से आई? हमने अपने आप को उस पर्टिकुलर थीम से कनेक्ट किया, 2 मिनट आंख बंद करके, या हमने वहां तक पहुंचकर इमेजिनेशन दी, विजुअलाइज किया। ये यस, एक्साइटमेंट, इसके बगैर तो पिकनिक हो ही नहीं सकती है। यस, तो ये चीजें जो है इन्होंने हमने हमारे लिए, अब जिस देखो
हम कनेक्ट हो सके। हमने अलाइव एक लाइव अपने आप को इमेजिनेशन में रखा कि जैसे मान लो हम पिकनिक पर है और अपने आप को मूड में उस मूड में डाल दिया। तो हम यहाँ पर क्या हुआ, थिंक वेल थिंकिंग प्रोसीजर ने एक तो मुझे इमेजिनेशन दी, उस इमेजिनेशन से मैंने उस पर्टिकुलर जगह के साथ, पर्टिकुलर दोस्तों के साथ, पर्टिकुलर एक्टिविटीज के साथ अपने आप को कनेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इन सब के लिए वर्ड्स कलेक्ट किए। वर्ड्स ने मुझे मेरा क्या बढ़ाया, मेरी वोकेबलरी बढ़ाई। अब जब मेरे हाथ में ये सारी चीजें हैं और इन पर मैंने पिकनिक पर मैं लिखने बैठूंगी तो मेरे हाथ में वर्ड्स तो है, बस ग्रामर को जोड़ जोड़ के, वर्ड्स को जोड़ जोड़ के मैं क्या करूंगी, एक ऐसे तैयार कर लूंगी, क्योंकि थीम तो मेरे दिमाग में थी, पिकनिक थीम मुझे मिली हुई है, पिकनिक वर्ड्स मैंने क्रिएट किए, इमेजिनेशन मुझे पता है क्या करना है, वहां का पूरा एटमॉस्फेयर मेरे दिमाग में चल रहा है, सीनरी मेरे दिमाग में है, बस उसे पेपर पे लाना है। तो अब अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होगी, मैं अच्छे से सारी प्रिपरेशन जो मैंने स्किल मैंने यहाँ पर बताई हुई है वो स्किल मैंने अपने आप में डेवलप की हुई है, तो मेरे पास वोकेबलरी भी आ गई इमेजिनेशन के थ्रू। अब बस मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन का टाइम चाहिए और स्किल चाहिए, और अगर ये स्किल भी मेरी अच्छी है तो मैं क्या कर लूंगी, इसे बना के रख लूंगी। तो जिस तरह से यहाँ पर आपने एक एक करके एक कोई वर्ड दिया, उसी तरह से ये सोचना है कि ये 10 वर्ड मेरे ही माइंड से निकलने चाहिए। जब 10 वर्ड मेरे माइंड से निकल रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, पिकनिक को सेंटर में रख के उसको एक सर्किल बनाकर उसके आगे पीछे एरोस देकर, एटलीस्ट 10 एरोस देकर मैं ये 10 वर्ड लिखूंगी। एटलीस्ट 10 वर्ड मेरे हाथ में होने चाहिए, और फिर इन 10 वर्ड को लेकर मैं एक पैराग्राफ तो आराम से बना सकती हूँ। अब हर वर्ड से रिलेटेड एक और वर्ड लिखूंगी तो मैं एक और पैराग्राफ बना सकती हूँ। जैसे मान लो कि मेमोरीज कहा, तो मेमोरीज विद हुम, फ्रेंड्स। विच मेमोरीज, इंजॉयमेंट की मेमोरीज। लेकिन इंजॉयमेंट फ्रेंड्स तो हमने पहले ही लिख लिया है, लेकिन मेमोरी क्या है, वो मेमोरी भी अगर मैं लिख लूं कि मेरी ये मेमोरी थी कि उसने मुझे धक्का दिया या हम लोगों ने ऐसे किया, वो पर्टिकुलर मैं टॉपिक लिखती हूँ, इंसिडेंट लिखती हूँ, तो मेरा एक और पैराग्राफ बनता है। तो मेरा ऐसे या मेरा जो राइटिंग का स्किल है वो बढ़ता जाएगा। तो इसे कहते हैं माइंड मैपिंग। अगर आप चाहें तो माइंड मैप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। टोनी बोनेंजा का एक बुक है माइंड मैपिंग, अगर आप वो उठाते हैं, उसे आप देखते हैं, जैसे मैंने फ्रूट्स कहा, फ्रूट्स में बनाना, एप्पल ऐसे मेरे आ गए, तो अगर अभी बनाना में कौन सी विटामिन होती है, क्या उसका क्रश बनता है, मिल्क शेक बनता है, या जूस बनता है, या पल्प बनता है, मैंने वो दिमाग में रखा और उसे लिखा। तो मेरे लिए इस तरह से पूरा माइंड मैप रेडी हो जाएगा, और मैं अपनी राइटिंग स्किल और थिंकिंग स्किल को, सो थिंकिंग के जरिए, माइंड मैप के जरिए मैं अपने आप को वेल राइटर बना सकती हूँ। तो इट इज this is the final thing which I have presented to you. Now it's up to you how you are using. Just tell me how was the session and ये सारी चीजें वर्थवाइल थी या नहीं। और दूसरी बात, अगर इनसे रिलेटेड या इनसे अलग जो मुझसे कुछ स्किप हो गया है, आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है, डाउट है, प्लीज क्लियर, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर दूसरा भी सेशन देना है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. But if still there any doubt, please unmute yourself and you can ask the questions. Please, students, response, reply, or ask questions. Any question? Sir, will you please ask them कि उनको question है क्या कोई पूछने के लिए? Students, you can either write down in the chat box if you are having any personal questions which you feel like asking to the madam now. You are already given the number, but then you can definitely speak something about your feelings. This is what is actually the purpose. You need to speak of your feelings. The entire session was organized to just make you feel comfortable and to enable you to express. So if you cannot express, then this entire session will go in vain. So it's my request to you, you just speak up in whatever manner. You can speak in Hindi or you can speak English. There is no problem at all. Okay.
So if you want to open up your feelings, how was the session? If you're feeling that the session was very excellent, you can speak like that. If you feel something extra you wanted, you came up with some uh, thoughts in your mind, and if any thought has been still, if any doubt is not yet solved, then you can please ask the ma'am on the spot. There is a possibility some of the students may be having similar thought, but they may be hesitating to ask. So I will request my TY students to please take initiatives, and my SY students also, you can also speak. Okay. So a student has replied, responded. They are saying that yes, no doubt, you motivate us. Thank you for motivation. Thanks. Welcome. Good session. Okay. Helpful. Yeah. Okay. Thanks. So I'll be always with you to motivate you. But the thing is that you also have to take some initiatives. You please discuss among yourself that whether what other sessions you need for yourself, because you know better what exactly and where exactly you are pending or you need a help. Because from our side, we will give you what we think that it is necessary or it is important for you. But from your side, what exactly you will need, and if you are asking us, that will be the happy moment for us, that we can understand that yes, what facility college is providing you, you are utilizing that, and we will be happy, and management will be also happy that whatever they have provided, the counselor they have provided, you are utilizing in a exact manner and applying in your life. So I will request you again, please discuss among yourself and ask us what else you need from us. I would like to add here, Karuna ma'am. Thank Yes. you very much for being here with the SYSM students. Okay. And that's a very innovative thing. I think they already have your number that they can call anytime, and it is very confidential. So you can tell whatever are your things to Karuna ma'am. It will not be revealed to anybody. Your name and everything will be kept confidential. So please avail of this counseling facility which we are having. The timings and the number you have given, madam, on the Yes, chat. everybody. And I have discussed each and everything. All these things I have mentioned, that be sure about your confidentiality. We are not going to tell anything about your problems, or even no one can know your name. That whom whatever you told us, it will be between me and between counselor and between student only. No need to worry about all these things. We are here for to solve your problems or to get you solution regarding all your problems. We are not here to label you or want to spread your information to others. Okay, so be confidential about this confidentiality. Be sure about confidentiality. Thank you. Keep all things confidential. So ma'am, is it over, or you would like to speak something? Yes, sir. Over. Yeah, We can so end. so to conclude, I would like to thank Madam for Madam Karuna Kitani, who is our counselor, on behalf of Acharya Marathi College PNC session. It was a really wonderful opportunity for us to have words with you, ma'am. The entire session was so meaningful, and it was so delightful that I can see that many of the students are still listening to you, and that is the success of the station. I am also thankful to my our madam Akila madam, who is always in support, and she's always take many initiatives to to motivate the students. I would like to add, ma'am, the ma'am always motivate our TY and SY students. We learned a lot from her. At the same time, I would like to thank our principal madam as well as our management for giving us opportunity and really making you and Dipti madam available for us. I would like to add one more thing, like to the students, that me also at my personal level, I have spoken many of my issues with Dipti madam, and she has really helped me a lot coming out my issues. So definitely you can take assistance of ma'am, and ma'am is always available on the day. She will be available online, and thanks a lot for
For you all, without you, this session wouldn't have been successful. All of you taking time out for your busy schedule, and it's really a meaningful for us. Thanks a lot. With this, I would like to end the meeting. Thank you. Thank you, sir. Thanks. Yeah. Thank you.